मैं चेतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, क्लास बीएससी थर्ड ईयर, पेपर थर्ड, डेवलपमेंट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। नर जंतु व मादा जंतु में समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमेटोजेनेसिस में द्विगुणित कोशिका से 2n कोशिका से n गैमेट्स का निर्माण होता है। नर जंतुओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, मादा जंतुओं में अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये प्राथमिक जनन कोशिका के अंदर समसूत्री व अर्धसूत्री क्रमशः दोनों विभाजन होते हैं। पहले समसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण हो जाता है, जिसे गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। आज ये दो प्रकार का है। शुक्राणुओं का निर्माण होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, जो नर जंतुओं में होता है, और अंडों का निर्माण होना oogenesis कहलाता है या अंडजनन कहलाता है। आज हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये नर जंतुओं में होता है। नर जंतुओं में वृषण की जनन उपकला कोशिका द्वारा समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होना शुक्रजनन कहलाता है। शुक्रजनन की जो प्रक्रिया है वो 3 भागों में विभक्त की जाती है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। ये दोनों में ऐसा ही है। चाहे हम शुक्रजनन की बात करें, चाहे हम अंडजनन की जो है वो बात करें, दोनों में ये 2 प्रकार की ही 3 ही अवस्थाएं पाई जाती है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। सबसे पहले हम शुक्रजनन में देखते हैं। शुक्रजनन की जो प्रक्रिया है वो जंतुओं के वृषण में संपन्न होती है। वृषण की जनन उपकला कोशिकाओं में समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्रजनन को 3 भागों में बांटा है। गुणन प्रावस्था, इस प्रावस्था में प्राथमिक जनन कोशिका कई साधारण समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप अनेक कोशिकाओं का निर्माण जो है वो करती है। जैसा डायग्राम में आपको जो है वो दिखाई दे रहा है, ये गुणन प्रावस्था है। इस गुणन प्रावस्था में सबसे पहले 2n कोशिका से खूब सारे समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे जो प्राथमिक कोशिका होती है उसे प्राथमिक जर्म कोशिका कहते हैं, और इसके फलस्वरूप अत्यधिक संख्या में स्पर्मेटोगोनियाओं का निर्माण होता है। ये स्पर्मेटोगोनिया जो प्राथमिक जनन कोशिका से समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती है, ये भी 2n होती है। अर्थात 2n से यहाँ तात्पर्य है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो दैहिक कोशिकाएं होती है उनके बराबर ही होती है। जैसे हमारे मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 46 पाई जाती है, जबकि n बराबर 23 होती है। जो हम आगे इसमें देखेंगे कि 2n कोशिका से जो स्पर्मेटिड का निर्माण होता है वो स्पर्मेटिड n पाया जाता है। दूसरी प्रावस्था है जिसे वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। इस वृद्धि प्रावस्था में जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया लगभग 2 गुने आकार की जो है वो वृद्धि कर लेती है, और वृद्धि होने के बाद में इसके अंदर संचित पदार्थ जो भी है, गुणसूत्र है, कोशिका द्रव है, केंद्रक है, उसके आकार में वृद्धि होती है, जिससे बनने वाली कोशिका को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका कहा जाता है।
अब इस प्राथमिक तीसरी जो अवस्था है, तीसरी अवस्था को हम कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। इस परिपक्वन प्रावस्था में दो प्रकार के विभाजन होते हैं। पहला फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है, और दूसरा सेकंड विभाजन जो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका में प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन, इसे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका से दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका 2n है, जबकि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिका n होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वृद्धि प्रावस्था के जस्ट बाद में, जिसको हम परिपक्वन प्रावस्था कह रहे हैं, उसमें 2n कोशिका से n कोशिका का निर्माण होता है। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 23 रह जाती है, जो ये एक प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन है। और बनने वाली जो कोशिका है उसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका कहते हैं। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। यह द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होने का तात्पर्य है कि मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। यहाँ द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है n। इसमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, दूसरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाओं से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे गोलाकार अगतिशील 4 छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। ये स्पर्मेटिड n होते हैं, मतलब गुणसूत्रों की संख्या इनमें 23 पाई जाती है। अब यहाँ तक की जो अवस्था है, प्राथमिक जनन कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण होना, ये शुक्र जनन का एक चरण है। और दूसरा चरण होता है इस स्पर्मेटिड कोशिका से, जो गोलाकार है, अगतिशील है, इससे शुक्राणुओं का निर्माण होना, उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे परिवर्तन से तात्पर्य है, जैसे स्पर्मेटिड कोशिका गोलाकार पाई जाती है, जबकि स्पर्मेटिड से जो शुक्राणु बनता है उसका आकार हर जंतु में अलग अलग पाया जाता है। जैसे मनुष्य में मुख्य रूप से तरकू आकार है, जैसा डायग्राम आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। इसका शीर्ष भाग, बीच में मध्य भाग और लास्ट में टेल भाग, 3 अलग अलग आकार का। स्पर्मेटिड, हमने कहा कि स्पर्मेटिड गोलाकार संरचना है, जबकि शुक्राणु एक लंबी गतिशील संरचना है। ये परिवर्तन इसलिए किया जाता है कि शुक्राणु को निषेचन के लिए मादा मार्ग से काफ़ी रास्ता जो है वो तय करना है, इसलिए इसके आकार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ आकार में परिवर्तन, मतलब स्पर्मेटिड से शुक्राणु का निर्माण होने को शुक्राणु विभेदीकरण या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें सबसे पहला काम होता है, शुक्राणु की संरचना में हम बात करेंगे कि शुक्राणु के शीर्ष भाग में ऊपर बिल्कुल टॉप पे एक्रोसोम पाया जाता है। यह एक्रोसोम निषेचन के समय जब शुक्राणु गति करता है तो शुक्राणु के हेड की या न्यूक्लियस की सुरक्षा करता है। दूसरा, इसमें हेड पाया जाता है जिसके अंदर केवल और केवल केंद्रक है, और उसके बाद में स्पर्मेटिड से जो अतिरिक्त पदार्थ हैं उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है। सबसे पहला यहाँ स्पर्मेटिड से स्पर्म निर्माण होने में पहला परिवर्तन होता है एक्रोसोम का निर्माण होना। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। इस गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी के द्वारा सबसे पहले एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का निर्माण किया जाता है। ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल एक कण नुमा संरचना है
जिसे एक्रोसोमल कण कहते हैं। ये एक्रोसोमल कण केंद्रक के ऊपर आकर स्थित हो जाता है और स्थित होने के बाद में केंद्रक को दोनों ऊपर से और नीचे की ओर ढकना प्रारंभ कर देता है, जिसे हम एक्रोसोम कण कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण कर लेता है, जैसा चित्र में प्रदर्शित हो रहा है ABCDEF। सबसे पहले ए चित्र में जो है वो प्रदर्शन हो रहा है कि जो गोल्जी काय है वो केंद्रक, जो शुक्राणु का केंद्रक है उस केंद्रक के ऊपर आके स्थित हो जाते हैं। इनके मध्य में एक जो डार्क संरचना नज़र आ रही है वो एक्रोसोमल कण का निर्माण करती है। डायग्राम सी के अंदर दिखाई दे रहा है कि जो एक्रोसोमल कण है वो शीर्ष की ओर स्थित होने लगता है। डी में एक्रोसोमल कण शीर्ष के ऊपर स्थित हो जाता है और एफ के अंदर, ई और एफ के अंदर, एफ में हमें जो है वो दिखाई दे रहा है कि जो एक्रोसोमल कण था वो स्पर्मेटिड के शीर्ष पर स्थित होकर और पूरा एक्रोसोम का निर्माण होता है। यह एक्रोसोम शुक्राणु के गमन के समय जब ये निषेचन के लिए जाता है तो उसके शीर्ष की सिर की जो है वो सुरक्षा का काम करता है। अगला स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण होने में परिवर्तन होता है। इसका केंद्रक जो गोलाकार पाया जाता है वो आकार में परिवर्तित हो जाता है और स्पर्मेटिड के अंदर जो अतिरिक्त सारे पदार्थ हैं, इसका कोशिका द्रव है, उसे हटा दिया जाता है और जो कोशिकांग हैं, राइबोसोम और सारे कोशिकांगों को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर मध्य भाग का निर्माण हो जाता है। मध्य भाग में केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल ही स्थित होते हैं। सेंट्रियोल की संख्या 2 रहती है, जिसको जो एक्रोसोम के केंद्रक के जस्ट नीचे स्थित होता है उसको प्रोमैक्सिल सेंट्रियोल कहते हैं और जो शीर्ष मध्य भाग के अंत में होता है उसे रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। और मध्य भाग में केवल माइटोकॉन्ड्रिया की एक बलय जो है वो स्थापित हो जाती है और अंत में कशाभिकाओं के द्वारा एक पूंछ का निर्माण हो जाता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म निर्माण होने में एक गोलाकार संरचना से एक गतिशील संरचना का निर्माण होता है, जिसमें कोशिका द्रव के जितने भी अतिरिक्त पदार्थ हैं, हम कह सकते हैं शुक्राणु में केवल केंद्रक रखा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया रखा जाता है, तारक काय रखा जाता है और कशाभिका का निर्माण होता है। इसके अलावा जो सारे अतिरिक्त पदार्थ हैं, अतिरिक्त जो संरचनाएं हैं, उन सबको जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि शुक्राणु का आकार छोटे से छोटा जो है वो रखा जाए। धन्यवाद।